नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर, लेकिन करंट अनप्लग्ड के जो संपादक राजीव जी हैं, जिनका चैनल है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, उनकी खास विशेषता है कि वो आर्थिक मसलों को तो देखते ही, राजनीति को भी जहाँ वो ठहरी हुई है, वहाँ से वो आगे की निगाह अपनी रख कर राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं। पिछले सप्ताह जब हम लोगों ने बातचीत की थी, या कहें कि 2 दिन पहले जब हमारी बातचीत रिकॉर्ड हुई थी, तो उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद यह कहा था कि आरएसएस के भीतर एक गहरी चिंता है, गहरी सोच है, और वो चाहती है कि फडणवीस को आगे बढ़ाया जाए राहुल गांधी के काउंटर के रूप में, युवाओं के बीच एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में। तो राजीव जी, उसके बाद मैंने देखा कि तमाम यूट्यूब चैनल्स भी इस बारे में काफी ज्यादा चर्चा करने लगे कि ये एक ऐसी बात है जो आगे हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। फिर कल गडकरी साहब ने यह कहा कि अब नए लोगों को आने का समय आ गया है, उनको मौका दिया जाना चाहिए, अब मैं उतना काम नहीं कर पाता हूँ, वगैरह वगैरह। तो इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भीतर काफी कुछ एक चर्निंग चल रही है, कुछ बदलाव हो सकते हैं आने वाले समय में। मेरा आज की बातचीत में इन्हीं बिंदुओं पर कुछ सवाल रहेगा, और मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आने वाले समय में भारतीय राजनीति के बदलावों को आप देख रहे हैं, खासतौर पर फडणवीस के संदर्भ में, गडकरी के संदर्भ में, और भारतीय जनता पार्टी के अन्य तमाम नेताओं के संदर्भ में। सबसे पहले तो औपचारिक रूप से आपका स्वागत है। नमस्कार। पहली बात जो मैं आपसे समझना चाहूंगा वो ये कि फडणवीस साहब को यह माना जा रहा है, आपने भी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे एक अच्छी छवि वाले नेता के रूप में उन्हें देख रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि वो एक विकल्प होंगे नरेंद्र मोदी का, और शायद आरएसएस उन्हें इसी रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। तो मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता है, क्योंकि कई सारे मित्र कहते भी हैं कि फडणवीस अपने आप में कोई बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है। उनकी जाति के लोग महाराष्ट्र में बहुत कम हैं, मराठा से वो आते नहीं, मराठा समुदाय से। तो आखिर ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण फडणवीस को एक विकल्प माना जा रहा है और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो सच में केंद्र में आने वाले हैं, और अगर वो आने वाले हैं तो कब तक ऐसा होने की संभावना है? जी राजीव। देखिए कमल जी, पहले तो धन्यवाद बुलाने के लिए। दूसरी बात आपने बड़ी सही कही कि नई परख पे इस चीज का खुलासा हुआ था पहली बार कि गडकरी बैकफुट पे हैं, देवेंद्र को फ्रंट फुट पे लाया जा रहा है। और कमाल की बात यह है, दुख की बात भी है कि बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स ने हमारे नई परख पे आने के बाद इस चीज को उठाया, पर किसी ने भी नई परख को क्रेडिट नहीं दिया कि हमने ये नई परख पे सुना। खैर, यूट्यूब की दुनिया ऐसी है, बड़े ही जालिम किस्म के लोग हैं, क्रेडिट नहीं देते हैं, आपका कंटेंट चोरी कर लेते हैं। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा जो आप कह रहे हैं, देखिए, ये कहना कि देवेंद्र का अपना कोई जनाधार नहीं है, ये गलत है। गलत इसलिए है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये बात पता नहीं है। मेरा तो घर ही उनकी कंस्टिट्यूंसी में है, और मेरे आज से नहीं, बहुत पुराने मैं जब यूनिवर्सिटी में था, नागपुर विश्वविद्यालय में, तब उन्होंने मुझे बेस्ट स्टूडेंट्स का मुझे पुरस्कार दिया है 2002 में। ठीक है, 2001-2002 में। तो उस टाइम में वो एमएलए हुआ करते थे, तो बहुत पुराने संबंध है, रिश्ते हैं। और बनवारी लाल पुरोहित जी जब 2009 में भाजपा की टिकट से इलेक्शन लड़े थे, तब ये देवेंद्र उस टाइम में उनके इलेक्शन एजेंट थे, इलेक्शन मैनेजर थे, और हमारे हितवाद में ही आके अक्सर बैठा करते थे। तो ये कहना कि जनाधार नहीं है, ये इसलिए मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि 1999 से लगातार देवेंद्र फडणवीस एमएलए है। 1999 से 1999, 2004, 9, 14, 19, 24 6 बार के एमएलए हैं। तो कोई 6 बार अगर एमएलए बन रहा, और बहुत कम उम्र से वो एमएलए बनना शुरू हुए, महापौर नागपुर के बन गए थे बहुत कम उम्र में, तो जनाधार तो उनका है। ठीक है, और आप ये समझिए कि उनके जितने भी पीए थे 2014 से 19 के टर्म में, वो सारे पीए आज की डेट में एमएलए, अधिकतर पीए। जो उनके प्राइवेट असिस्टेंट या ओएसडी थे, उनको भी उन्होंने एमएलए बना दिया है देवेंद्र ने। तो ये, और अपने दम पे जाके प्रचार किया, और वहां से चुनवा के जितवा के ये लेके आए। अब जहां तक बात रही कि भाई महाराष्ट्र में उनकी जाति के लोग कम है, एकदम सही बात है। महाराष्ट्र ब्राह्मण की 5% भी जनसंख्या नहीं होगी, परंतु ये देवेंद्र फडणवीस ही हैं जिन्होंने शिवसेना जैसी भारी भरकम माने जाने वाली पार्टी के 2 फाड़ कर दिए। पवार लोग का सिक्का चला करता था, आज अजीत पवार, शरद पवार अलग अलग 2 खेमे बन गए।
ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उनके ऊपर में वर्चस्व था, सेंटर का एक चाबुक था, परंतु ये काम कोई और हिम्मत कर नहीं पाया देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। और आज भी खुलेआम वो चैलेंज देते रहते हैं उद्धव ठाकरे को या फिर शरद पवार को कि जो करना कर लो, उखाड़ना उखाड़ लो। और पवार और ठाकरे ये कुनबे ने बहुत साल तक महाराष्ट्र में राज किया है, पावर को जो एंजॉय किया है। अब देवेंद्र फडणवीस नागपुर से उठ के जाके आदमी जो है इनको चैलेंज कर रहा है, इनकी पार्टियां तोड़ दे रहा है, बंडखोरी कर ले रहा है, नेताएं ले आ रहा है, नेता सब कांग्रेस के शिवसेना के हाथ जोड़ के खड़े हैं कि साहब हमारे काम करवा दो। तो भाई जब इनकी आबादी के, इनकी जाति के ज्यादा आबादी नहीं है, उसके बाद भी यदि सब नतमस्तक है, तो यदि इनकी आबादी के ज्यादा लोग रहते तो सोचिए आप क्या क्या हाल होता। और मोदी अगर हम कहें तो इंडिया में कितने मोदी लोग हैं? मोदी जनसंख्या जो है, नरेंद्र मोदी जिस समाज से आते हैं वो समाज की कितनी जनसंख्या है? ना के बराबर है, बहुत मिनिस्कल है। ब्राह्मण तो भी इंडिया में बहुत भारी तादाद में है, महाराष्ट्र में भी 4-5% तो ब्राह्मणों की पॉपुलेशन है ही। तो ये कहना कि देवेंद्र का जनाधार नहीं है या देवेंद्र पावरफुल लीडर नहीं है, ये वो ही मूर्खता कर सकते हैं लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत ही ध्यान से देख नहीं रहे। देवेंद्र ने अपने दम पे अपोजिशन पूरी तोड़ फोड़ डाली है, नेताओं की बंडखोरी कर ली है। कांग्रेस जो कि इतनी बड़ी पार्टी थी, उसके एमएलए से 16 सीटों पे अटक गए हैं। ना केवल 16 सीटों पे अटक गए हैं, अभी 2 महीने पहले इलेक्शन हुए एमएलसी के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन हुए, विदर्भा के, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर, 6 डिस्ट्रिक्ट में हुए। और आप ये समझिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो महाराष्ट्र के आते हैं, ठीक है, वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में एमएलसी का इलेक्शन खड़ा होने वाला कैंडिडेट सरेंडर कर देता है और कांग्रेस कुछ कर नहीं पाती है। गोंदिया, भंडारा, जो नाना पटोले राज्य के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के, उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां के एमएलसी कैंडिडेट को देवेंद्र जो है, आप ये कह लीजिए कि मतलब उनकी सरकार जो उनके सामने टिकट लेता कांग्रेस और बाद में नतमस्तक होके सरेंडर कर देता है। तो कांग्रेस के अगर देवेंद्र में दम नहीं है तो कांग्रेस के लीडर सरेंडर कैसे कर रहे हैं? क्यों सरेंडर हो जा रहे हैं भाई? अगर आप दमदार लीडर नहीं हो तो कांग्रेस के 6 में से 5 कैंडिडेट सरेंडर हो गए टिकट लेके एमएलसी की, उसके बाद में सरेंडर हो गए, लड़ेंगी इन्होंने इलेक्शन। सिर्फ एक नागपुर से अतुल लोंढे पाटिल जो नेशनल स्पोक पर्सन है, उन्होंने वो लड़े, कंटेस्ट किया, उनको मालूम था हारने वाले तो भी लड़े, बाकी तो जाके कॉम्प्रोमाइज हो गए। तो देवेंद्र जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति करता है, जस्ट लाइक अमित शाह, ठीक है। चाबुक देखो मेरे परिचित है, मैं इस बात में कोई आपको डिनाई नहीं करूंगा, बट उनकी जो राजनीति है मैं उससे नफरत करता हूँ, नापसंद करता हूँ, क्योंकि ये राजनीति जो है ये साफ सुथरी राजनीति नहीं है, ये जोड़ तोड़ वाली राजनीति है। ये मतलब जो अपोजिशन पार्टी जो है उसको पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद करके निस्त नाबूद करने वाली पार्टी है, ये राजनीति है। इस तरीके की राजनीति का प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कोई रोल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो सैद्धांतिक रूप से देवेंद्र मेरे को एकदम ठीक नहीं लगते हैं। अगर उनकी राजनीति की मैं बात करूं, एज ए पर्सन इज ए गुड पर्सन, आप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत दिनों से मैं उनको जानता हूं, वो भी जानते हैं। परंतु जो राजनीति वो कर रहे हैं, वो राजनीति भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये भी आप सही बोल रहे हो कि भाई अभी तक उनके दामन पे कोई छींटे नहीं पड़े, अभी तक नहीं पड़े, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी तक नहीं पड़े तो आगे भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है वैसा वैसा अपोजिशन सजग होता है और नई नई चीजें निकालता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि मैं इस बात को बिल्कुल, ये मैं सुनता हूं बहुत सारे लोग टीवी पे, यूट्यूब पे बोलते हैं कि अपना कोई जनाधार नहीं है। अरे जो आदमी अपने 4-5 पीए और ओएसडी को एमएलए बनवा दे रहा है, जो आदमी शिवसेना जैसी बाला साहब ठाकरे की पार्टी को 2 हिस्से में तोड़ दे रहा है, शरद पवार जैसे आदमी को आज इस उम्र के इस पड़ाव में ऐसी लाचारी में डाल दिया है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, उस आदमी को आप कैसे बोल रहे हो कि ये आदमी का कोई जनाधार नहीं है? नागपुर से आके पूरे बंबई, पुणे, ये जो लॉबी थी, इन सारी लॉबी को तोड़ दिया। जितने पुराने लीडर थे, एकनाथ खड़से, गोपीनाथ मुंडे की बेटी जो हुई वो पंकजा मुंडे, और जितने बड़े बड़े लीडर थे महाराष्ट्र के, जो इनके समकक्ष थे, इनसे सीनियर थे, सबको दरकिनार लगा दिया देवेंद्र ने।
तो ये कहना कि देवेंद्र को राजनीति नहीं आती है या देवेंद्र का जनाधार नहीं है, ये अपने आप में वही बेवकूफ लोग बोल सकते हैं जिनको महाराष्ट्र की राजनीति या तो समझ में नहीं आती है या महाराष्ट्र की राजनीति पे जिनकी नजर नहीं है। जी कमल। राजीव जी, एक और बात है, जैसे पिछले कई सालों से ये चीज चल रही है कि जो महाराष्ट्र आरएसएस में जो ऊंचे पदों पर लोग हैं, खासकर मोहन भागवत जी और भी कई लोग हैं जो कि महाराष्ट्र से ही हैं, और ये माना भी जाता है कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने ही आरएसएस का गठन किया और उसमें नेतृत्व पर उन्हीं का एक वर्चस्व सा रहा। तो उसमें ये माना जाता था कि पहले वो लोग गडकरी साहब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी खास मौके की तलाश में है, नरेंद्र मोदी का जनाधार थोड़ा कमजोर हो, उनकी लोकप्रियता थोड़ी कम हो, वो कुछ चुनाव हारे, तो गडकरी साहब पीएम इन वेटिंग के रूप में हमेशा ही प्रस्तुत किए गए। और यह बताया गया कि गडकरी साहब थोड़े सौम्य से हैं, काफी कार्यकुशल प्रशासक हैं, उन्होंने का जाल बिछा दिया महाराष्ट्र में, तब उन्हें केंद्र में लाया गया, इस तरह की एक छवि उनकी गढ़ी गई। तो ये छवि अब देवेंद्र फडणवीस की तरफ जा रही है कि वो सौम्य है और बहुत सारी चीजें वो अच्छा कर लेते हैं, पर उस पर हम आएंगे। पर मेरा सवाल ये है कि गडकरी साहब का खेल क्यों गड़बड़ हो गया? जो व्यक्ति ये माना जाता था कि आरएसएस कभी भी उसे पुश कर सकता है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, आज के दिन यह बात आती है कि वो खुद कह रहे हैं कि वो काफी सीनियर हो चुके हैं, उतना काम नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नए लोग आए। और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गडकरी साहब की छुट्टी होने वाली है केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तो गडकरी साहब का खेल क्यों खराब हुआ? देखिए, आपने देवेंद्र और गडकरी जी दोनों का इस सवाल में नाम लिया, तो इन दोनों की राजनीति थोड़ा समझने की जरूरत है। गडकरी साहब के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है। देखिए, गडकरी साहब 1996 से 1999 तक जो शिवसेना की सरकार थी उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, पर गडकरी साहब का कभी भी जनाधार नहीं था। गडकरी जी जब आए 2009 में, जब इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हारी बुरी तरीके से लोकसभा का, 2008 नवंबर में टेररिस्ट अटैक होने के बाद भी, तब जो है आरएसएस के अंदर में थिंकिंग डेवलप हुई कि लाल कृष्ण आडवाणी और उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं ये शायद भारतीय जनता पार्टी को कभी भी सत्ता में लाके बैठा नहीं पाएंगे, और ये बड़ी कोजी टाइप की जो है दिल्ली बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो गडकरी जी को सडनली नागपुर से उठा के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, जिनको महाराष्ट्र के बाहर कोई जानता नहीं था। इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 2006 या 7 में केसी सुदर्शन जी हटे, आरएसएस के हेड से हटे, क्या उनको हटाया गया था, और मोहन जी भागवत जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष बने, सरसंघचालक बने। ये जो सरसंघचालक मोहन जी भागवत आए, यहां से गडकरी जी की लॉटरी लगी। मोहन जी भागवत वेटनरी डॉक्टर हैं, यही चंद्रपुर के हैं और बहुत पुराने मित्र हैं, आप कह लीजिए गडकरी जी के रहे हैं, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। जब 2009 में इलेक्शन भाजपा हारी तो इन लोगों को एक मौका मिला कि ये जितने भी पुराने एस्टैब्लिश्ड लीडर हैं, चाहे अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, राजनाथ सिंह हो, इनको बाजू किया जाए और एक नए चेहरे को जो है बैठाया जाए। इसके पहले नितिन गडकरी कभी भी कोई भी इलेक्शन नहीं जीते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले। वो हर बार विधान परिषद के मेंबर बनते आए, जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है, जिससे पहले देवेंद्र फडणवीस के पिताजी एमएलसी बनते थे। जब उन्होंने बाल गंगाधर फडणवीस ने वो जगह खाली की तो फिर वहां से गडकरी जी जो है वो इलेक्शन लड़ने लगे और वो हमेशा एमएलसी बने। कभी भी उन्होंने जनता के बीच में जाके चुनाव नहीं जीता। एक बार पश्चिम नागपुर से वो इलेक्शन लड़े थे और बुरी तरीके से हारे थे, उनको 4 या 5 हजार वोट मिले थे, बहुत ही खराब वोट मिले थे, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट बहुत बुरी तरीके से उनकी हार हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद में वो कभी इलेक्शन लड़े नहीं, सीधा जाके फिर 2014 में लोकसभा के इलेक्शन लड़े। पर गडकरी जी कभी भी जन आधार वाले नेता नहीं थे। उनकी किस्मत खुली है मोहन जी भागवत के आरएसएस प्रमुख बनने के बाद में। वो फिर बने भाजपा के अध्यक्ष और फिर पूर्ति घोटाले में नाम आया। आईआरबी वाले जो वीरेंद्र महेश्वर है, उनके भाई जो है, उन्होंने पैसा लगाया था गडकरी साहब की पूर्ति कंपनी में, और जब ये मसला उठा तो इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, मेरी कंपनी है, मैं बिजनेसमैन हूं, तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के कंपनी में पैसा लगाए तो उसमें गलत क्या है। तो लीगली आप इस चीज को वैसे भी चैलेंज कर नहीं सकते हो, तो पाक साफ बच निकले। परंतु
देवेंद्र फडणवीस की जब बात की जाती है तो मैं आपको बता रहा हूं 6 बार के वो एमएलए जनता से चुन के आ रहे हैं और कम से कम 8 साल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, 7 साल से, और 2-2.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे। तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो उनको जो लेके आ रहे हैं वो ठीक ही है, गलत नहीं है। 6 बार एमएलए चुन के आना मजाक बात नहीं है। दूसरी चीज, आपने ये सवाल पूछा कि गडकरी जी के सितारे गर्दिश में कैसे आ गया। जब आरएसएस उनको पीएम के कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा था तो ये सडनली इतने मतलब इतनी बुरी स्थिति क्यों आ गई, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है E20 यानी इथेनॉल को। देखिए, बड़बोलापने में या आप कह लीजिए कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या मूर्खता में गडकरी जी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। आज स्थिति ये होगी कि कोई भी आदमी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराता है अपनी गाड़ी में तो 2 गाली गडकरी जी को मारता ही, आप शब्द बोलता ही। ये बड़ा खराब लगता है मुझे, क्योंकि उस आदमी ने बहुत मेहनत किया है। 2-3 बार तो मेरे सामने ही हुआ, काफी काम करा है उन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत प्रोजेक्ट्स हुए हैं। पंजाब में मेरा बचपना बीता है, पंजाब में मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई गडकरी का यहाँ बहुत नाम है, हमारे यहाँ उसने हाईवे बनवा दिया। बिहार जब गांव जाता हूँ तो वहां लोग बोलते हैं कि भाई बहुत काम किया आपके शहर के मंत्री ने। तो बिहार से लेकर पंजाब तक यदि गडकरी जी का नाम हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो काम किया होगा उन्होंने। अब ये बात अलग है कि सड़कों की क्वालिटी खराब है, डैम की क्वालिटी खराब है, तो गडकरी जी का इसमें क्या दोष है भाई? वो खड़े होकर थोड़ा ना देख रहे हैं कैसा बना रहा है। वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, वहां जो इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी का उसकी गलती है। पर गडकरी जी का मेन जो नाम खराब हुआ वो हुआ E20 इथेनॉल के केस में। इन्होंने पता नहीं क्यों उड़ता हुआ तीर जो अपनी छाती में ले लिया। ये मिनिस्ट्री है हरदीप सिंह पुरी की। हरदीप सिंह पुरी का डिसीजन होना चाहिए था और कैबिनेट का डिसीजन होना चाहिए था। कैबिनेट ने डिसीजन किया बट हरदीप सिंह पुरी कहीं चुपचाप बैठे रहे खामोशी में, और नितिन गडकरी क्रेडिट लेने के चक्कर में जो है बद्दुआएं लेने लोगों की बैठ गए। E20 के कारण लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रहा है। उस पर गडकरी जी का स्टेटमेंट आ जा रहा है कि मेरे पास में अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है कि गाड़ी खराब हुई है। अरे आंख के अंधे, कान के बहरे और मुंह के गूंगे अगर कोई व्यक्ति बन जाए तो फिर आप उसको उठा नहीं सकते हो, उसकी निद्रा से उसको बाहर ला नहीं सकते। आपको जब इतने सारे लाखों लोग आके बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है, माइलेज जो है वो कम हो गया है, तो आप क्यों इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हो कि हमें कोई कंप्लेन नहीं मिली है? क्या आपके घर पे आके कंप्लेन देंगे? क्या आपके घर पे आके बोलेंगे कि गडकरी जी ये मेरी गाड़ी आपके मैंने पार्किंग में खड़ी कर दी है, मेरी खराब हो गई है? तो आप सीधा सीधा लोगों को चैलेंज कर रहे हो। लोग यदि किसी भी तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं या लोग बोल रहे हैं कि हमें तकलीफ है, तो आप उसको पूरे सिरे से नकार दे रहे हो, बोल रहे हो कि मेरे को कोई कंप्लेन ही नहीं मिला है। अरे यूट्यूब पे हजारों लाखों लोग आके बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, आप उस कंप्लेन का ग्रीवेंस एड्रेस करने के बदले आप उसको सरे से नकार रहे हो कि हमें कोई कंप्लेन नहीं मिला है। इससे पब्लिक चिढ़ गई, और जो पब्लिक चिढ़ गई है ये वो पब्लिक है जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी, मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार। तो ये आरएसएस को भी एक सिग्नल गया। देखो, आप आरएसएस की कितनी भी बुराई करो, मैं कितनी भी बुराई करूं, पर आरएसएस की खासियत है इनके प्रचारकों के कान धरती पे हैं। ये सुनते हैं कि धरती पे क्या चल रहा है, और धरती पे जो चल रहा है उनको जमीनी हकीकत दिख रही है कि गडकरी जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत ही घातक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में। बीजेपी के लीडर्स के कान नहीं है जमीन पे, पर जो आरएसएस के प्रचारक घूमते हैं गांव गांव, शहर शहर, उन्होंने आके फीडबैक दिया कि गडकरी जी के लिए स्थितियां बड़ी खराब हो रही है, प्रतिकूल बन रही है, अनुकूल नहीं है। उसके बाद ही इंटरनल ये डिस्कशन हुआ कि यदि गडकरी नहीं तो नागपुर का किसी ना किसी को तो प्रतिनिधित्व करना होगा, और देवेंद्र फडणवीस के अलावा और कौन हो सकता है? जब नागपुर का व्यक्ति महाराष्ट्र का सीएम बन सकता है तो भारत का पीएम क्यों नहीं बन सकता? जी जी कमल जी। तो ये बात तो हो गई वहां की अंदरूनी चाहत जो आरएसएस की है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एक तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी तो भाई लंबे समय तक रहेंगे, 47 तक उनकी उम्र जोड़ी जाती है कि शायद उस समय तक वो अगर सक्रिय रहते हैं तो रहें। हो सकता है कि उस समय तक सक्रिय ना रहें, लेकिन कम से कम ये माना जाता है कि वो अभी आने वाले हाल फिलहाल के वर्षों में गद्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन अगर किसी कारण से गद्दी छोड़नी भी पड़े तो उनकी पहली पसंद अमित शाह होंगे।
और फिर ये कुछ लोग कहते हैं कि, और बहुत सारे लोग इस बात को बहुत गर्व से कहते हैं, मैं दिल्ली के सर्कल्स में देखता हूँ कि जो आरएसएस या बीजेपी से जुड़े युवा हैं वो ये मान के चलते हैं और वो कई बार ताना देते हैं कि अभी तो मोदी हैं, जब योगी आएंगे तो सबको और टाइट करके रखेंगे। तो उनके लिए योगी एक आराध्य की तरह है, तो इस कारण से अमित शाह थोड़े पीछे हो जाते हैं। तो एक नए खिलाड़ी के रूप में अगर फडणवीस जी की एंट्री होती है तो अमित शाह जी और योगी जी क्या इसे यूं ही स्वीकार कर लेंगे, या फिर हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के भीतर काफी सत्ता के संघर्ष के देखने की स्थिति भी पा सकते हैं कि काफी कुछ संघर्ष चल रहा है कई सारे नेताओं में, या आरएसएस इनको कंट्रोल कर लेगा? अभी की स्थिति में आप इस संभावनाओं कैसे देखते हैं? देखिए, इनमें से किसी की भी हैसियत औकात नहीं है कि आरएसएस के खिलाफ जाके कुछ भी बोल दे, ठीक है। तो चाहे योगी हो, चाहे शाह हो, चाहे जो भी आप नाम ले रहे हो, ठीक है। तो आरएसएस का जो है वो फाइनल से रहने वाला है, क्योंकि जमीन पे आरएसएस ही भाजपा के लिए माहौल बनाता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने दो लोगों के नाम लिए, अमित शाह और योगी की, तो पहले इनकी बात कर ली जाए। देखिए, योगी का यूएसपी क्या है? योगी का यूएसपी है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर बनाता हूं, और मैं जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाता हूं उसको मिट्टी में मिला देता हूं, खासतौर पे अल्पसंख्यक, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि आपने मिट्टी में तो बहुतों को मिला दिया, बहुत लोगों के घरों पे बुलडोजर गिरा दिया, अतीक अहमद गए ऊपर, मुख्तार हो गए स्वर्गवासी, बचा कौन? अब किसको आप, जब तक सामने रावण होगा नहीं तो राम कैसे बनेगा? राम बनाने के लिए रावण की आवश्यकता है। सब अब चले गए बाहर, ऊपर स्वर्गवासी हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, भाजपा के सामने अब मेन प्रॉब्लम जो है वो अंडरवर्ल्ड का, या ये कह लीजिए कि अराजक तत्व जो है उनका नहीं है। इनके सामने अब समस्याएं युवाओं की, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के युवा जो आके खड़े हो जा रहे हैं आपके अपोजिशन में, आपके खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रहे हैं। योगी का यूएसपी या योगी का इमेज इनसे भिड़ने का नहीं है, योगी का इमेज भिड़ने का है जो माफिया किस्म के लोग हैं उनसे। पर यहां तो कोई माफिया ही नहीं है, यहां तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के बच्चे जनती है। इनके सामने आके योगी ज्यादा अटर पटर आए बाय करेंगे तो उनको मालूम है कि योगी को कैसे ठिकाने लगाना है। वो कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है, वाक पटुता है, दिमाग है। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का जो इतना बड़ा इमेज इन्होंने बनाया था, योगी से कई गुना बड़ा था, वो बौने साबित हो गए जनजी के सामने। रात में 11:30 बजे आके रील बनाना पड़ रहा उनको, इतने घबरा गए, इतने डर गए। तो जब मोदी इतने भयभीत हो गए हैं तो योगी की क्या औकात है? तो अब जो सामने जो लोग हैं, जो दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी के सामने, ये कोई आपके मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद टाइप के लोग नहीं है। ये यही चीज बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल पंडित समझ नहीं पा रहे भारत में। अब जो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे भाजपा हो, इनके खिलाफ जो सबसे बड़ी ताकत जो इनके खिलाफ लड़ने के लिए उभर रही है वो है जनरेशन जेड की, जेनजी की, जिनके बौद्धिक क्षमता के सामने इन लोग की क्षमताएं कुछ है ही नहीं, जिनकी वाक पटुता के सामने इनकी वाक पटुता कहीं पानी भरती है। तो ये लोग इनसे नहीं टकरा सकते। इनसे यदि लड़ना है तो आपको वैसे ही कोई सोफिस्टिकेटेड आदमी चाहिए, ठीक है, जो इनसे लड़ सके और जिसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ये हो, एक्सपीरियंस हो। तो इसीलिए योगी दूर दूर तक अभी जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जेनजी के आंदोलन के बाद में, उसमें कहीं फिट नहीं बैठता, ठीक है। एक पहली बात ये। अब आते हैं अमित शाह के ऊपर में। कमल जी, मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कर रहा, पर आपको ये मैं बताऊं कि मुझे आश्चर्य होगा कि यदि अमित शाह और 2, 4, 6 महीने यदि गृह मंत्री भी रह पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी होगी। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और जिस तरीके से युवाओं में अमित शाह को लेकर आक्रोश है, यदि भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहती है तो बी माई गेस्ट, खुशी खुशी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे और अमित शाह का इस्तीफा नहीं ले और अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर इन्होंने अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया तो। मार्क माई वर्ड्स, आज लिख के रख लीजिए, मैं आज आपको ये चीज बोलूं, अमित शाह के खिलाफ बहुत बड़ा क्रोध है, लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा असंतोष है। लोग अब खुल के ये बोलने लगे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोर सपोर्टर है,
कि ये दूसरों के बच्चों को तो हिंदुत्व हिंदुत्व बोल के सड़कों पे उतारता और अपने बच्चे को बीसीसीआई का और आईसीसी का चेयरमैन बना के रखा हुआ है। बड़े बड़े एसी रूम में बैठ के हजारों करोड़ों की डील करने के लिए इसका बेटा, अमित शाह का बेटा, और हमारे बच्चे सड़कों पे उतर के जो है हिंदू धर्म को बचाने के लिए हैं। अमित शाह को इतनी हिंदू धर्म की परवाह है तो अपने बेटे को पहली फुर्सत में आईसीसी से रिजाइन कराए और सड़क पे उतरवाए। इस तरीके के स्टेटमेंट जो है ये आम पब्लिक देने लगी है। कोई कांग्रेस के जो है आपके अपोजिशन पार्टी के लीडर्स नहीं दे रहे। लोगों की आंखों में अब ये दिख रहा है, चुभ रहा है कि ये अपने बेटे को तो बड़े बड़े प्लम पोस्टिंग पे बैठा रहा है, बड़ी बड़ी मेमो के साथ, गोरी गोरी मेमो के साथ बैठ के वो डीलिंग कर रहा है 1000 करोड़ों की, मीडिया बाइंग, मीडिया सेलिंग इस टाइप की, और बाकियों के बच्चों को बोल रहा है कि तुम सड़कों पे उतरो और हिंदू धर्म को बचाओ। तो लोग जो है अमित शाह से बहुत ज्यादा खप गए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जरा भी स्ट्रैटेजी नाम की चीज होगी या जरा भी इनको अपने भविष्य की चिंता होगी तो पहली फुर्सत में जो है ये अमित शाह जी से अपना किनारा कर लेंगे। क्योंकि जितनी गडकरी जी के लिए असंतोष की लहर में देख रहा हूं, उतना ही गुस्सा, क्रोध और असंतोष जो है वो अमित शाह के लिए। अमित शाह का बड़ा ही खलनायक किस्म वाला इमेज बन गया है, और ये खलनायक किस्म वाला इमेज लेके जो है आप ज्यादा दिन भारत में राजनीति कर नहीं सकते। मोदी के आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए लोगों ने एक बार को उनको माफ कर दिया जो भी पुराने समय में हुआ था। पर अमित शाह ने जो अपने बेटे को ये बीसीसीआई और आईसीसीआई का ये बना के जो है एक बढ़िया प्लम जगह पे बिठाया है, लोगों को दिख रहा है कि भैया ये जो है ये चाल चरित्र चेहरे वाला लीडर नहीं है। तो जनता से पहले तो इनको आरएसएस जो है वही नकार देगी, आरएसएस ही इनको बनने नहीं देगी। और यदि उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की जिद या हट रही कि यही बनेंगे तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 2029 में प्लेट में कांग्रेस को भारत की सत्ता सौंपने वाली है। भारत की सत्ता जो है कांग्रेस को ये प्लेट में, प्लेटर में लेके दे देगी यदि अमित शाह को इन्होंने आगे बढ़ाया। जी कमल जी, एक आखिरी सवाल, जैसे हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संभावनाओं के रूप में है, तो संभावनाओं के संदर्भ में मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि क्या आप निकट भविष्य में सत्ता के बदलाव की आहट सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, या बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कि फडणवीस केंद्र में चले जाएं, वहां पर एक्सपीरियंस गेन करें 2 साल 2.5 साल, फिर 29 में अगर मोदी जी की लोकप्रियता थोड़ी नीचे आए, मोदी जी का स्वास्थ्य इजाजत ना दे तो उन्हें चेहरा बना दिया जाए, इस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? या फिर आप ये सोचते हैं कि आने वाले 6 महीनों के भीतर, 1 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को ही बदल देगी? किस तरह की संभावना आपके सामने दिखती है? देखिए, अगर ये 2029 तक खींचने की बात है कि मोदी जी पीएम रहेंगे तो देवेंद्र फडणवीस खुद ही सेंटर में नहीं जाएंगे, वो मना कर देंगे साफ साफ कि मैं नहीं जाऊंगा सेंटर में। ठीक है, और आज की डेट में अमित शाह या किसी की हैसियत नहीं है मोदी जी को छोड़ के कि देवेंद्र को डायरेक्शन दे सके। देवेंद्र बहुत बड़ा लीडर हो गया आज की डेट में। पहली चीज, अगर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति जो लोग समझते हैं उनको ये चीज पता है, तो देवेंद्र फडणवीस को अगर ये नहीं क्लियरली डायरेक्शन, मतलब ये वादा किया जाए कि भाई 1 साल बाद आपको प्रमोट कर देंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो देवेंद्र कोई हाल में महाराष्ट्र की सत्ता छोड़ के सेंटर में नहीं जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए महाराष्ट्र अपने आप में भारत का सबसे बड़ा, बजट वाइज देखे सबसे बड़ा स्टेट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से देखे सबसे बड़ा स्टेट है, रेवेन्यू के वाइज देखे सबसे बड़ा स्टेट है। तो जब भारत के सबसे बड़े सूबे का वो मुख्यमंत्री है और एक छत्र राज है, ना पवार है ना ठाकरे, कोई आज की डेट में देवेंद्र के खिलाफ लड़ने की आज की डेट में उनकी हैसियत नहीं है, नंबर्स ही नहीं है उनके पास में। तो देवेंद्र जब एक छात्र राज कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, तो क्यों अपना बैस्टियन, अपना किला छोड़ के जाएगा, जब तक कि उसको ये नहीं बताया जाएगा कि भाई आपको हम बहुत जल्दी एलिवेट करके प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो 6 महीने 8 महीने हो सकता है कि वो मोदी जी के अंडर में रह के काम करें और उसके बाद में इनको या तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में एलिवेट कर दिया जाए, या फिर ये हो सकता है कि स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ी तो मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं 2027 के एंडिंग या मिड तक आते थे, मतलब एंडिंग ही लग रहा, अक्टूबर नवंबर तक आते हैं। तो स्थितियां दोनों तरीके की बन रही हैं। आप चूंकि संभावनाओं की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जनसंख्या गणना पे ये सरकार जोर दे रही है, एसआईआर पे जोर दे रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इस देश में मध्यावधि चुनाव होगा। जी कमल जी।
राजनीति में और आगे कौन कौन से मोड़ आएंगे, राजनीति में जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में किस तरह की जद्दोजहद आगे चलेगी, इन सब बातों को समझने के लिए हम राजीव जी से आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आज की इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही एक अन्य कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।